वंदना मिश्रा, सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट, गुड न्यूज आईवीएफ फर्टिलिटी सॉल्यूशंस पटना से। जब आप प्रेगनेंसी के इलाज के लिए जाते हैं तो कई बार आपको टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट का सजेशन दिया जाता है। तो आपने सुना होगा अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बोलते हुए कि आपको या तो कभी आईवीएफ की जरूरत है या आईसीएसआई या इक्सी की जरूरत है। तो चलिए जानते हैं कि आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इक्सी या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, क्या ये दोनों एक चीज होती है या अलग होते हैं, और अलग होते हैं तो किन लोगों में आईवीएफ की जरूरत है, किन लोगों में इक्सी की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, जब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कारणवश, तो उसमें हम आपके एग्स को आपके शरीर से बाहर लेते हैं, oocytes को रिट्रीव किया जाता है। ये एनेस्थीसिया में किया जाता है और आपने मेरे पिछले वीडियोस में सुना होगा कि ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर होता है और इसको हस्बैंड के शुक्राणुओं के साथ में फर्टिलाइज किया जाता है, जो कि लैब में करते हैं। इसको हम लोग पेट्री डिश में करते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में करते हैं, कंट्रोल्ड टेम्परेचर के अंडर करते हैं। तो इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट। तो बेसिकली आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एग्स को बाहर लेने के बाद उसके ऊपर स्पर्म को ओवरले किया जाता है, जिसमें 50,000 से 1 लाख या उससे भी अधिक शुक्राणुओं को प्रोसेस करने के बाद उनको एग्स के ऊपर ले कर दिया जाता है। और नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक रूप से उन 50,000 से 1 लाख शुक्राणुओं में से जो भी सबसे बेहतर शुक्राणु होता है, जिसका पोटेंशियल सबसे अच्छा होता है, वो एग के अंदर उसके न्यूक्लियस तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो इस आईवीएफ प्रोसेस में, जैसा आपने सुना, कि ये नेचुरल सिलेक्शन से होता है और इसके बाद जो एम्ब्रियोज होते हैं उसको हम कल्चर करते हैं 3 दिन या 5 या 6 दिनों तक, और तब उसका प्रत्यारोपण किया जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। और इक्सी या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में उसी तरह से एग्स को हम लैब में लेते हैं और स्पर्म को माइक्रो मैनिपुलेशन के थ्रू हमारे ट्रेन्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसको नीडल्स के थ्रू एग्स के अंदर डालते हैं, जिसको खुद से वो सेलेक्ट करते हैं। जो भी सीमेन सैंपल होता है और उनमें से जो भी शुक्राणुओं को हम हाई मैग्निफिकेशन के माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, और जिन शुक्राणुओं का शेप या डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो अच्छा होता है, उनको खुद से पिक करके नीडल के माध्यम से उसको अंदर तक एग के छोड़ा जाता है। तो इसको कहते हैं इक्सी प्रोसेस। अब किन लोगों में आईवीएफ कर सकते हैं? अगर आपकी उम्र अच्छी है, कम है, अंडाशय में अंडों की संख्या अच्छी है और हस्बैंड्स के स्पर्म का जो काउंट है, मोटिलिटी है, मॉर्फोलॉजी या शेप है, वो अगर अच्छा होता है, तो ऐसे केसेस में हम आईवीएफ कर सकते हैं। तो यानी कि आईवीएफ लो रिस्क पेशेंट्स में ही काम करता है। पर अगर आपका एज 35 या 40 या उसके ऊपर है, अगर आपके डॉक्टर ने बताया है कि आपके एग नंबर्स कम है या हस्बैंड में उनके स्पर्म की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, अच्छी नहीं है, या किसी भी कारण से अगर हमें आपके एम्ब्रियो की बायोप्सी करनी है जेनेटिक टेस्टिंग करने के लिए, और या फिर पहले कि आपके आईवीएफ फेल हो चुके हैं या फर्टिलाइजेशन फेलियर हुआ है, तो ऐसे केसेस में हमें इक्सी करना पड़ सकता है। तो जैसे देखा आपने फ्रेंड्स कि इक्सी ट्रीटमेंट हमें थोड़े हाईयर रिस्क पेशेंट्स के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसमें फर्टिलाइज होने का जो चांस होता है भ्रूण का, वो ज्यादा अच्छा होता है। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। आईवीएफ ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट होता है वो इक्सी करने पर बढ़ जाता है, तो यही एक मेन ड्रॉबैक होता है। अदरवाइज बेसिकली आईवीएफ और इक्सी बहुत डिफरेंट नहीं होते हैं। तो ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि आपको आईवीएफ की जरूरत है या इक्सी की जरूरत है, और क्या करने से आपके सक्सेस रेट्स बेहतर होंगे। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई और डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।